हेलो दोस्तों, कॉमर्स एक नया क्वेश्चन बैंक लाए हैं जो आपके बेस यूजीसी नेट और नए एग्ज़ाम के लिए है। इसको देखिए। मुझे 8 या क्वेश्चन अपलोड करने हैं, मैं बता चुका हूँ। इसको सब्सक्राइब कीजिए और नए क्वेश्चन का मजा लीजिए। सारे कंपटीशन जितने कॉमर्स के होते हैं, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, चाहे आपका स्लैट हो, और चाहे आपका यूपी हायर एजुकेशन हो, कोई भी हायर एजुकेशन, पंजाब हायर एजुकेशन हो, यूपी हायर एजुकेशन हो, चाहे राजस्थान हायर एजुकेशन हो, सारे एजुकेशन के लिए ये आपका क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर AS 21। AS 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। किसके लिए तैयार करना होता है? तो उसका आंसर सी है, मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी, सूचीबद्ध कंपनी के लिए अनिवार्य है। हाँ, ये सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है। अब AS 21 क्या होता है? AS 21 जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करने का एक आधार है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहलाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी कंपनियों को आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैश बजट। तो कैश बजट के लिए क्या ट्रू नहीं है? तो रोका घटना तो बढ़ना। पहला देखिए, ए देखिए इसका, द शॉर्टेज ऑफ एक्सेस ऑफ कैश वुड अपीयर इन द पर्टिकुलर पीरियड। रोका का घटना तो बढ़ना किसी अवधि विशेष को दर्शाया जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑल इनफ्लो वर्ड अराइज बिफोर आउटफ्लो फॉर दोज पीरियड। अवधि विशेष के लिए सभी आवकों को जावकों से पूर्व दिखाया जाएगा। ये भी सही है। ठीक है, गलत क्या है? गलत इसका सी पार्ट मुझे लग रहा है, सी गलत है इसका। तो ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं के बारे में कह रहा है। ओनली रेवेन्यू नेचर कैश फ्लो आर शोन। केवल आगत प्रवृत्ति के रोकड़ प्रभाव को दर्शाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी आपको कैश फ्लो में, मतलब कैश फ्लो बनाते हैं हम लोग, उसमें सभी जितने कैश के आइटम है सबको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं की बात कर रहा है, इसके बारे में बात करें हम लोग। तो केवल आयकर प्रवृत्ति के रोकड़ प्रभाव जैसे कैश बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि रिवेन्यू नेचर के ही उसमें शो किया जाएगा। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल शोइंग इज एन इनफ्लो। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन नहीं की ज़्यादा सी जो है आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, अल्पकालिक ऋणों को लेना। चलिए, अल्पकालिक लोन लेना ऐसा कुछ नहीं कहता है। गुड परचेज फॉर कैश, चलिए ये भी गलत है। पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ये भी नहीं है। इशू ऑफ शेयर्स इन ल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के बजाय शेयर जारी करना। तो इसमें क्या करना है? निधियों के प्रभाव, फ्लो ऑफ फंड देखना हमको। तो फ्लो ऑफ फंड में क्या होगा? ओनली डी, इशू ऑफ शेयर इन ल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के बजाय शेयर जारी करना। तो कच्चा माल नहीं लिया, शेयर हमने शेयर जारी किया, तो उस समय क्या होगा? कैश इनफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो हो जाएगा, आपका हो जाएगा कैश इनफ्लो। ठीक है, रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, ये तो आपकी लायबिलिटी बढ़ा रहा है। गुड परचेज फॉर कैश, तो कैश आप दे रहो, जा रहा है, इनफ्लो कहाँ आ रहा है? सामान आ रहा है। पेमेंट ऑफ बोनस इन फॉर्म टू शेयर्स, ठीक है, तो बोनस आप दे रहे हैं। तो कैश फ्लो जो होगा वो आपका होगा, निजी प्रभाव होगा, इशू ऑफ शेयर इन ल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई उपभोक्ता वाई वस्तु को कतिपय इकाइयों को छोड़ते हुए एक्स वस्तु इकाइयों में वृद्धि करता है और फिर भी उतनी संतुष्टि प्राप्त होती है, तो स्थानांतरित सीमांत गणना निम्न के द्वारा की जाएगी। When a consumer increase unit of X commodity by giving up some units of Y commodities and even to attain the same level of satisfaction, the marginal rate of substitution will be calculated by। तो उसका आंसर सी सही होगा, चेंज इन Y commodities डिवाइड बाई चेंज इन X commodities। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वह सभी इकाइयों संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। तो चेंज इन Y commodities अपॉन चेंज इन X commodities। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द डिमांड फंक्शन।
इन द स्मॉल मार्केट। तो अगला क्वेश्चन, दी फॉलोइंग डिमांड फंक्शन इन द स्मॉल मार्केट क्यू इक्वल टू 50 minus 50, where Q denotes quantity in physical units and P denotes price in the commodity at price ₹5, the point elasticity of demand would be। तो E की वैल्यू आपको क्या दी है, ED की वैल्यू दी है आपकी 5, इसको नोट कर लीजिए, ED वैल्यू 5 दी है। और आपका जो दिया है उसका फॉर्मूला होता है ED इक्वल टू माइनस DQ अपॉन DP इंटू P अपॉन Q। तो माइनस DQ अपॉन DP कितना दिया है, -5 दिया है। तो ये माइनस इंटू -5 हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा PQ दिया है आपका 5/25 हो गया। तो ये 1 आएगा, 1 इसका आंसर आएगा। तो इसका आएगा इक्वल टू यूनिटी, इसका आंसर क्या होगा, इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन फलन ये दिया है पैमानों के नियमों का आकार, ये पहले से ही जो है मैच करा दिया गया है। तो Q इक्वल टू 10.2 K की पावर 0.19 इंटू L 0.88, इसका मतलब क्या, पैमाने के ह्रासमान का नियम, डिमिनिशिंग का जो लॉ है उसका रूल्स आपको बताया जा रहा है। पैमाने के ह्रासमान का नियम डिमिनिशिंग रूल्स कहलाते हैं। 1.01 इंटू L 0.75 इंटू K 0.25, तो ये दिया जाएगा पैमाने का वर्तमान नियम। और C दिया है Q 0.84 L 0.63 इंटू K 0.3, ये पैमाने का कांस्टेंट जो है नियम, स्थिर नियम दिया जाएगा। तो अगर हम लोग देखें कि इसको याद करने का तरीका, ये दिया है आपका, अगर देखा जाए ये दिया 10.2, तो ये ह्रासमान का नियम, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी है तो ह्रासमान नियम हो गया, ठीक भाई। उसके बाद जो है इसकी वैल्यू कम है तो इसको दे दिया उन्होंने इंक्रीजिंग का वैल्यू, ये ध्यान रखिए। ये पे सबसे कम है 0.84, तो ये स्थिर नियम हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा है तो डिमिनिशिंग वैल्यू हो जाएगा, 1.01 है तो आपका इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगा, और 0.84 है तो पैमाने का स्थिर नियम हो जाएगा, ठीक है। इन द शॉर्ट रन व्हेन सिंपल मोनोपोली फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम एंड अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, इट्स लेवल ऑफ आउटपुट विल करस्पॉन्ड टू, ये नया क्वेश्चन आया है। अल्पकाल में यदि समान एकाधिकार फर्म संतुलन प्राप्त करता है, बोले अल्पकाल में समान एकाधिकार फर्म संतुलन प्राप्त करता है और केवल समान लाभ अर्जित करता है, तो उसके उत्पादन का स्तर निम्न के तदनुरूपी होगा। किसके तदनुरूपी होगा, मार्जिनल कॉस्ट, इसका आंसर ये होगा मार्जिनल कॉस्ट मच बिलो एवरेज कॉस्ट, समान लागत औसत लागत से काफ़ी कम होगी। तो एक समान एकाधिकार फर्म संतुलन प्राप्त करता है, लेकिन कब है, शॉर्ट टाइम पीरियड है, शॉर्ट रन टाइम है, और केवल समान लाभ अर्जित करता है, तो उसके उत्पादन के स्तर निम्न प्रतिरूप क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट मच बिलो एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होगी। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। रामसे की कीमत निर्धारण उन परिस्थितियों की कीमत निर्धारण कार्य प्रणाली संबंधित है जहां फर्मों को विनिमय किया जाता है और आवंटन सभी सामग्री को अधिकतम स्तर तक ले, मतलब आवंटन जो है अधिकतम स्तर ले आने के लिए उद्देश्य कीमत निर्धारण अधिकतम लाभ अर्जित करना भी है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप आवंटन जो है को अधिकतम स्तर पर ले जाएंगे तो कीमत निर्धारण अधिकतम लाभ अर्जित करना भी है। वेल, अगर आपको मतलब आप आवंटन भी कर रहे हैं, अलॉटमेंट खूब जारी कर रहे हैं, कुछ सामान दे रहे हैं और आपका उद्देश्य कीमत निर्धारण भी करना है, मतलब कीमत आप निर्धारित करेंगे तो अलॉटमेंट कितने ज़्यादा कर लेंगे। चलिए आपने कम कीमत कर दी, अलॉटमेंट कर दी ज़्यादा, लेकिन फिर प्रॉफिट ही नहीं बढ़ेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो जाएगा आपका, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। चलिए अगले स्टेटमेंट आते हैं हम लोग। P
पीक लोड प्राइसिंग इज ए प्राइसिंग प्रैक्टिस भी देखिए वेयर प्राइस वेरियस विद द टाइम ऑफ द डे। चरम भार कीमत निर्धारण एक कीमत निर्धारण प्रथा है जहां दिन के समय के साथ कीमत में अंतर आता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है आपका, बी बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, वैल्यू प्राइसिंग इज प्रैक्टिस ऑफ प्राइसिंग वेयर द प्राइस सेट बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू टू द कस्टमर। मूल्य निर्धारण कीमत निर्धारण की एक प्रथा है जहां कीमत निर्धारण उपभोक्ता के प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो मूल्य निर्धारण कीमत निर्धारण की एक प्रथा है जहां कीमत निर्धारण उपभोक्ता के प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। टू पार्ट्स टैली रिफर्स ए प्राइस स्ट्रक्चर विच हैज़ टू पार्ट्स। डी देखिए, अ लमसम चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज। द्विभागी वसूल करते हैं, एक बार कीमत प्रदान जिसमें दो भाग है, एक मुश्त व्यवहार और प्रवर्तनीय व्यवहार। ये भी हो सकता है, एक मुश्त व्यवहार हो सकता है और प्रवर्तनीय व्यवहार हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन चाय स्क्वायर टेस्ट इज एप्लीकेबल। तो चाय स्क्वायर टेस्ट का एप्लीकेबल होता है, देखते हैं हम लोग। टेस्टिंग होमोजिनिटी सजाती परीक्षण, ये भी सही है। टेस्टिंग गुडनेस ऑफ फिट, ये भी सही है। टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ टू सैंपल मीन्स, ये भी सही है। तो याद रखिए, टेस्टिंग होमोजिनिटी, टेस्टिंग गुडनेस ऑफ फिट, टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ टू सैंपल मीन्स। टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ टू सैंपल्स प्रोपोर्शंस, ये गलत है, डी गलत है। और टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ये गलत है। एट्रीब्यूट के बारे में कोई बात नहीं करता है, ना ही प्रोपोर्शन के बारे में बात करता है। तो होमोजिनिटी के बारे में बात करता है, टेस्ट उसका टेस्ट करता है। गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बात करता है और टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ टू सैंपल मीन्स के बारे में भी बात करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर लार्ज साइज सैंपल। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर लार्ज साइज। वह आकार वाले प्रतिशत संबंधित माध्य का प्रतिशत सवितर समान वितरण होता है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज साइज सैंपल, ये बिल्कुल सही है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ स्मॉल साइज सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत है आपका। कभी भी जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है स्मॉल साइज सैंपल से नहीं चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्सेप्टेड nil opposite when it is false, it is called level of significance। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 1 माइनस अल्फा इज कॉल्ड स्टेटमेंट 2 देखिए पावर ऑफ ए टेस्ट, ये भी गलत है। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिक फॉर टू टेल टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1.96, ये आपका सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, लेकिन थर्ड आपका सही है, ठीक है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है तो आप टिक लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड में। द प्रोसेस ऑफ थॉरली चेकिंग द collected data to ensure optimal quality level is referred to as, इसे कहेंगे वैलिडेशन। क्या कहेंगे? वैलिडेशन, ठीक है, विधिमानीकरण। इष्टतम गुणवत्ता स्तर सुनिश्चित करने के लिए संग्रहित आंकड़ों की पूर्व जांच की प्रक्रिया क्या आता है? वैलिडेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बिजनेस एथिक्स। व्यवसाय नैतिक संबंध क्या सही नहीं है? तो पहला देखिए, व्यवसाय नेता व्यवसाय दर्शन को प्रदर्शित करता है। बिजनेस एथिक्स रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ बिजनेस, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, बिजनेस आइदर इज ए फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स। व्यवसाय नेता का एक रूप है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस एथिक्स आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। व्यवसाय नीति सरकारी नीतियों द्वारा शासित होती है, ये नहीं होता है। बिजनेस एथिक्स जो है कभी भी सरकारी नीतियों का पालन नहीं करती हैं। एथिक्स आर द स्टैंडर्ड विच गवर्न डिसीजन ऑन डेली बेसिस। नैतिकता में माना गया दैनिक आधार पर निर्णय को शामिल करती हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? सी इसका गलत है और सारे सही हैं, देख लीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, टारगेट मार्केटिंग इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। निम्नलिखित में किन क्रियाओं को लक्षित विपणन सम्मिलित किया जाता है? तो मार्केट पोजीशनिंग, बाजार वस्तुकरण सही है, और मार्केट टारगेटिंग, ये दो जो हैं इनमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसे कहते हैं हम लोग टारगेट मार्केटिंग। तो टारगेट मार्केटिंग क्या है? मार्केट की पोजीशन की स्थिति देखिए क्या है, और मार्केट टारगेटिंग क्या है, ठीक है। टारगेट दिया ही है, तो मार्केट टारगेटिंग क्या है? मार्केट बिहेवियर के बारे में कोई बात नहीं होती है,
और चौथा मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण के बारे में भी बात होती है। तो इस क्या क्या सही हैं, इसके ए सही हैं, बी सही है और डी सही है, ये गलत है। तो मार्केट पोजिशनिंग, मार्केट टारगेटिंग और मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दी प्राइसिंग स्ट्रेटजी विच एडजस्ट द बेसिक प्राइस ऑफ एकोमोडेट डिफरेंस इन कस्टमर प्रोडक्ट एंड लोकेशन इज कॉल्ड। कीमत निर्धारण नीति जो ग्राहक उत्पादों और स्थान विभेद का समायोजित करने के लिए मूल कीमत में समायोजित करती हैं, क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपकी क्या कहलाएंगी भाई? वो कहलाएंगे डिफरेंशियल प्राइसिंग, विभेद कीमत निर्धारण, ठीक है। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कंप्राइज ऑफ, लंबवत विपणन सम्मिलित है, तो उसका आंसर होगा आपका डी, इसका आंसर सही होगा। उसको हम लोग देख रहे हैं, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। टू और मोर अनरिलेटेड कंपनीज पुट टुगेदर रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट एन इमर्जिंग मार्केट, दो अथवा दो से अधिक संबंधित कंपनी द्वारा एक उभरते हुए बाजार से लाभ उठाने के लिए अपने संसाधनों के साथ लगाती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक मुद्रा के समय पर आधारित है? तो उसमें कौन कौन से आधारित हैं? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये भी सही है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ठीक है। अरेंज स्टेप टू ई फाइलिंग ऑफ, अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज स्टेप ऑफ ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन करेक्ट सीक्वेंस। तो किस चरणों में आपको लगाना है ई फाइलिंग के समय? तो पहला क्या है, आप ये करेंगे रजिस्टर्ड योरसेल्फ, सेलेक्ट दी रिक्वेस्ट फॉर्म, नंबर 2 पे आएगा फिल्म फॉर्म एंड अपलोड, फिर बी आएगा वेरीफाई ITR। तो इसमें क्या होगा, ए सी डी और फिर आखिरी में बी, ये सही क्रम होगा, ACDB, ठीक है। अब देखिए मैचिंग करानी है, इसका सोल्यूशन मैंने दे दिया आपको। तो यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1982 में, नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 में और नेशनल हाउसिंग बैंक की 9 जुलाई 1988 में। तो यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना वर्ष 1964 में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 1982 को, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को और नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को, ठीक है। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 1964 को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1982 को, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को, नेशनल हाउसिंग बैंक 9 जुलाई 1988 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ मटेरियल on the rate of 5 per kg, the actual consumption of material for the manufacture of product comes to 12 kg of material from the rate of 6 per kg. Direct material cost variances. तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू जो है स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। तो देखिए आपका मटेरियल, एक मिनट रुकिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जैसे कहेंगे MCV, ये क्या होता है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, यह फार्मूला होता है। तो हम लोग अब देखेंगे आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा? तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा आपका, ये दिया है 10 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 5 per kg। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस,
ये आप रख देंगे फॉर्मूले में। तो ये रखेंगे 10 × 5 माइनस 12 × 6 तो हो जाएगा 50 माइनस 72 तो कितना आएगा -22 आएगा, -22। ठीक है, तो ये क्या आएगा -22 आपका आ रहा है। एक मिनट रुकिए ना, -22 आ रहा है तो मतलब अनफेवरेबल आएगा। अनफेवर माइनस में आ रहा है इसलिए 20 का आंसर होगा अनफेवरेबल। क्या होगा? बी। माइनस में आ रहा है इसलिए 22 अनफेवरेबल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट लॉ डोनेशन टू अप्रूव एंड नोटिफाइड एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड एज। तो कितना अलाउड है? ये अलाउड है 150% ऑफ दी डोनेशन। इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। तो 150% ऑफ डोनेशन। ठीक है, वैधानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित और अनुसूचित एसोसिएशन को दान में कटौती के रूप में किस सीमा तक अनुमति प्राप्त है? तो 150% ऑफ द डोनेशन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो क्या क्या यूज़ करते हैं भाई इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्विफ्ट। क्या यूज़ करते हैं? स्विफ्ट। अब देखिए स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जगह नहीं होने के कारण जो बता दिया हमने, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्विफ्ट मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो इसको हम लोग स्विफ्ट कहेंगे। अब आइए मैच द फॉलोइंग। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी थी? रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी थी आपकी हावले ने। किसने दी थी? रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हावले ने दी थी। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी थी? शुम्पीटर ने। तो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट शुम्पीटर ने। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी थी बताइए? रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी थी वॉकर ने। तो रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉकर ने दी थी। डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी थी? ये दी थी क्लार्क ने। ठीक है, तो बता दिया आपको। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी थी? हावले ने। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी थी? शुम्पीटर ने। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉकर ने। और डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्लार्क ने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कॉन्सिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। उपभोक्ता कौन सा व्यवहार निम्नलिखित कार्यकलापों से सम्मिलित नहीं होता है? ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग, डिस्पोजिशनिंग और प्रोड्यूसिंग। तो प्रोड्यूसिंग इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच किसमें आता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में। गॉर्डन मॉडल डिविडेंड थ्योरी में आता है। और रीऑर्डर लेवल किसमें आता है? रीऑर्डर लेवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल बस्टिंग में। इसको देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेट इनकम अप्रोच किसमें आता है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में। गॉर्डन मॉडल डिविडेंड थ्योरी में आता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है कैपिटल बस्टिंग में। और रीऑर्डर लेवल आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 37I इज अलाउड अंडर टैक्स लॉ फॉर दिस एक्सपेंडिचर विच आर। तो कौन सा होगा बताइए? ये होगा रेवेन्यू। कौन सा होगा? रेवेन्यू। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 37I इज अलाउड अंडर टैक्स लॉ दोज एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, उसको ध्यान रखिए। द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड। तो रिटेल सप्लाई चेन में क्या इंक्लूड नहीं? मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड है भाई, ये इंक्लूड है। रिटेलर भी इंक्लूड है, होलसेलर भी इंक्लूड है, लेकिन कौन इंक्लूड नहीं है? रेगुलेटर। कहीं भी रिटेल सप्लाई चेन रेगुलेटर इंक्लूड नहीं होता है। नियम कानून जो हैं रेगुलेटराइज करते हैं वो नहीं
उसके अलग से बना दिए जाते हैं। रेगुलेटर अपने नियम कानून बाबत चेंज नहीं करेगा। रिटेल सप्लाई में कभी रेगुलेटर से काम होता ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, रिटेलर काम होता है और होलसेलर काम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राहक द्वारा परिकल्पित मूर्त और अमूर्त फायदा लागत मूल्य परिचित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू ए कस्टमर। तो ये कहलाता है आपका कस्टमर वैल्यू। इसका आंसर क्या होगा? सी, कस्टमर वैल्यू आपका कहलाएगा। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आरटीआई एक्ट लाया गया था। इस पर क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर द राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें आपका नहीं है फाइल नोटिंग। क्या नहीं है? फाइल नोटिंग। लॉग बुक्स है, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स भी है, सर्कुलर भी है, लेकिन फाइल नोटिंग आपका नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। और सब चीज़ें आएंगी, फाइल नोटिंग नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है क्वांटिटी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन दैट इन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड। परिमाणात्मक आयात प्रतिबंध जो उत्पाद के आयात की मात्रा को सीमित करते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कोटा। ठीक है, कोटा कहलाएंगे। तो आज बच्चों इतने क्वेश्चन रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी जारी करेंगे, उसको देखिएगा और बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा जिससे कि और लोगों के पास ये क्वेश्चन बैंक जाता रहे।